तो आज हमारी भारतीय न्याय संहिता की थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है हमारी। पहली दो क्लासों में हमने केवल ऑडियो से किया था क्लास को। तो बहुत सारे बच्चे जो थे उनमें से कुछ बच्चों की क्वेरी कि भाई विजुअल इफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है क्लास में, इधर उधर ध्यान चला जाता है सिर्फ आवाज़ से। तो इसीलिए अब हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज किया है और आज हमने इसको मतलब विजुअल प्लस ऑडियो दोनों एक साथ दिए। कुछ स्लाइड्स बनाई है मैंने, ये आप कह रहे हो एक पीडीएफ बनाई है, उसको आपके साथ शेयर किया है और उसी में से मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। ठीक है, इस क्लास में मैं अपना वीडियो भी ऑन करने की कोशिश करूंगा कि वीडियो भी ऑन रहे तो आपका और ज़्यादा थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना रहे क्लास में। ठीक है, बाकी हम भारतीय न्याय संहिता से हमने सिलेबस शुरू किया और भारतीय न्याय संहिता ही हमारा पहला सब्जेक्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद जब हम BANS से कर लेंगे तो हमारा लॉ ऑफ क्राइम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम करेंगे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे जो हमने अभी तक किया है और फिर नए टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम वो करेंगे जो आज हमारा फ्रेश है, जैसे स्टेज। पहले हम वो करेंगे जो हम रिवाइज कर, जैसे स्टेजेस ऑफ क्राइम। अगर आप स्टेजेस ऑफ क्राइम की बात करें तो ये मैंने आपको पीछे बताया है कि क्राइम की कितनी स्टेज होती हैं। Committing a crime involve a series of steps leading to its completion। कभी भी कोई भी क्राइम अगर हम परफॉर्म करने जाते हैं तो वो क्राइम हमारा सीरीज ऑफ स्टेप्स में आता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में हमने मर्डर कर दिया या 2 ही दिन में हमने जो है किसी के साथ चोरी डकैती कुछ भी कर दिया। क्राइम को करने के लिए एक सीरीज ऑफ स्टेप्स आते हैं। तो ये जो स्टेप्स होते हैं इनको स्टेजेस कहते हैं। ये अलग अलग क्रिमिनल इंटेंशन को डेमोस्ट्रेट करते हैं, एक्शन ऑफ एक्यूज को डेमोस्ट्रेट करते हैं। यहाँ पे क्राइम जो है वो स्पॉन्टेनियस बाईपास द इनिशियल स्टेजेस, जिसे हम प्रीमेडिएटेड क्राइम कह सकते हैं, जिसमें 4 स्टेज होती है। प्रीमेडिएटेड क्राइम ऐसा क्राइम जिसको पहले से योजना बना के यानी कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया। अब पहली स्टेज होती है इसमें इंटेंशन। ये जो वर्ड इंटेंशन है, तो इंटेंशन का अगर मैं आपसे जनरल मीनिंग पूछूं तो क्या जनरल मीनिंग होता है इंटेंशन का? इंटेंशन को हिंदी में क्या कह सकते हैं? इरादा। हाँ, इंटेंशन को हम हिंदी भाषा में इरादा कहते हैं। बोलिए कुछ और कहना है? तो इरादा हमारा फर्स्ट मेंटल स्टेज है, जहाँ पे एक पर्सन किसी भी क्राइम को करने के लिए तैयार होता है। मतलब वो अपनी इच्छा, अपनी डिजायर, अपनी डिसीजन को पक्का कर लेता है क्राइम करने के लिए। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें वो प्लानिंग बनाता है क्राइम को कंटेम्प्ट करने की, क्राइम को आगे बढ़ाने की। इसमें लीगल इम्प्लीकेशंस आता है, यानी कि केवल उन्हीं चीज़ों को क्राइम बोला गया जो लॉ के अंदर पनिशेबल है। अगर वो कोई ऐसी योजना बना रहा है जो लॉ के अंदर पनिशेबल नहीं है तो उसको क्राइम नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल, ए ने डिसाइड किया कि वो बैंक को लूटेगा। इस स्टेज पर कोई भी एक्सटर्नल एक्शन हैज बीन टेकन, हैंस ए कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मेयरली थिंकिंग अबाउट द क्राइम। तो यहाँ पर ए कोई भी एक्शन ले रहा है क्राइम करने के लिए, मतलब उसने बैंक लूटने की प्लानिंग की तो उस प्लानिंग से जुड़ा कोई एक्शन ले रहा है। केवल सपने में नहीं सोच रहा है, केवल मन में प्लानिंग नहीं बना रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है। एग्जीक्यूशन करेगा तभी इंटेंशन क्लियर होगी। प्रिपरेशन, जब हम क्राइम को करने के लिए अपने दिमाग को तैयार कर लेते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि हमें क्राइम करना है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है प्रिपरेशन करना। अगर किसी का मर्डर करना है तो मर्डर वेपन अरेंज करना पड़ेगा, जो पिस्टल, चाकू, तलवार कोई भी चीज हो सकती है। तो इसे प्रिपरेशन कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, आफ्टर फॉर्मिंग द इंटेंशन। जैसे ही हमारी इंटेंशन तैयार हो जाती है तो हम उन जरूरी चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं जो क्राइम को एग्जीक्यूट करती हैं। यहाँ पे हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग टूल, टेकिंग प्राइमरी एक्शंस, ये सारी चीजें से जुड़ी हुई हैं। अगर हम लीगल इम्प्लीकेशंस को देखें तो कोई भी अकेला व्यक्ति किसी भी क्राइम को नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम बोलें कि बिना इंटेंशन के या बिना प्रिपरेशन के एक व्यक्ति को क्राइम के लिए पनिशमेंट दे दें तो वो पॉसिबल नहीं है। क्राइम के लिए पनिशमेंट होने के लिए प्रिपरेशन प्लस इंटेंशन दोनों होने चाहिए, लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है, जहाँ पे व्यक्ति प्रिपरेशन करता है लेकिन उसको सजा नहीं मिलती। अब वो प्रिपरेशन कहाँ पे बता रखी है? वो BNS के अंदर या IPC के अंदर बता रखी है। पहला सेक्शन 122 BNS, ये सेक्शन 149 भी है। BNS का 149 और IPC का सेक्शन 122, प्रिपरेशन ऑफ द वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध वेज वॉर कर रहे हैं तो इसको भी क्या कहेंगे?
ये ये एक्सेप्शनल है, यानी कि पनिशेबल नहीं है। क्यों नहीं है पनिशेबल, बताइए एक बार। इसके इसकी तैयारी करने से सजा नहीं मिलती। जब हम गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन ऐसी चीज करने की कोशिश करते हैं, तो हमें सजा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है विरोध करने का। पीसफुली हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। फिर सेक्शन 126 और बीएनएस का सेक्शन है 154। ये प्रिपरेशन टू कमिट डेप्रिडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ फ्रेंडली फॉरेन स्टेट। जब हम किसी फ्रेंडली फॉरेन स्टेट की टेरिटरीज के अंदर, ठीक है, किसी चीज को कम, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना ने समझौता किया और बाउंड्री डिस्प्यूट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर इस प्रिपरेशन को क्राइम नहीं माना जाएगा। फिर सेक्शन 399 बीएनएस और 310, ये प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। अगर एक व्यक्ति डकैती की तैयारी कर रहा है, तो डकैती की तैयारी करने से सजा नहीं मिलती। सजा कब मिलेगी? जब वो डकैती को परफॉर्म करेगा। अब बाय अ गन, इन्हें गन परचेज कर ली, बैंक्स लेआउट और बैंक के लेआउट का मैप बना लिया। दिस एक्शंस आर प्रिपरेटरी, ये बैंक लूटने की तैयारी है। ये पनिशेबल नहीं है जब तक वो एक्सेप्शनल केसेस में कोशिश ना करे। मतलब जब तक वो बैंक लूटने नहीं जाएगा, जब तक इन दोनों चीजों के लिए उसको सजा नहीं मिलेगी। मतलब डकैती की सजा नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कोई बंदूक उसने इलीगल तरीके से खरीदी है, तो आर्म्स एक्ट में सजा उसको मिल सकती है। अटेम्प्ट की डेफिनेशन क्या है? तीसरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है अटेम्प्ट। जब भी आपने इंटेंशन बना ली, मतलब दिमाग में तैयार हो गए क्राइम करना है, आपने क्राइम की पूरी तैयारी कर ली, यानी कि क्राइम सीन में जो भी चीजें हेल्पफुल हैं, जैसे वेपन्स हो गया या कोई और चीजें हो गई, कोई मैप हो गया, कोई स्ट्रेटेजी हो गई, सब तैयार कर लिया आपने दूसरी स्टेज में। तीसरी स्टेज में आप उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट ओवर्ट एक्ट, मतलब फर्स्ट एक्ट है जहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम कमिटेड करते हैं क्राइम। तो ये वो स्टेज है जो हमारी इंटेंशन और प्रिपरेशन से आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे हम अपने मूवमेंट देते हैं, अपने मतलब क्राइम को आगे बढ़ाते हैं। लीगल इम्प्लीकेशन, केवल अटेम्प्ट वही, मतलब बीएनएस में केवल उन्हीं अटेम्प्ट की सजा हो सकती है जो इलीगल है या किसी लॉ का वायलेशन करते हैं। मतलब जो कानून को तोड़ने वाले एक्ट हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं के अटेम्प्ट पे जो है सजा हो सकती है। लीगल डेफिनेशन की बात करें तो सर जेम्स स्टीफन जो है, उन्होंने अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम इज एन एक्ट डन विद इंटेंट टू कमिटेड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ एक्ट वुड कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस इफ नॉट इंटरप्टेड। तो ये सर जेम्स स्टीफन ने एक डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन में उन्होंने बताया कि अगर कोई भी इंटेंशन और प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते, अटेम्प्ट का एब्सेंस रह जाता है, तो आपको उस क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए सजा नहीं मिलेगी। मतलब आपने प्रिपरेशन की, आपने इंटेंशन बनाई, लेकिन उसको अटेम्प्ट नहीं किया, तो अटेम्प्ट नहीं किया तो उस गुनाह की सजा आपको नहीं मिल सकती। अब बीएनएस के सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 511 बीएनएस का सेक्शन 62 आईपीसी का है, ये पहला सेक्शन, और दूसरा सेक्शन है आपका बीएनएस का। पनिशमेंट ऑफ अटेम्प्टिंग ऑफेंसेस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजमेंट और अदर सर्व पेनल्टी। अगर कोई भी ऐसी पनिशमेंट है जो किसी ऑफेंस को अटेम्प्ट करने के लिए होती है, जिसमें आपको उम्र कैद की सजा मिल सकती है या आपकी जिंदगी को खत्म किया जा सकता है, तो यहाँ पर इस एक्सेप्शनल केसेस में उसकी एक्सेप्शन मिल जाती है। जैसे अटेम्प्ट कैरी द सेम पनिशमेंट एज ऑफेंस। कुछ केसेस के अंदर अटेम्प्ट को उतनी कड़ी सजा मिलती है जितनी कड़ी सजा उसको मर्डर करने पर मिलेगी। अब सेक्शन 121, 124, 125, 130 और 307 ये आईपीसी के सेक्शन है, और इसी का कोरस्पॉन्डिंग जो बीएनएस का सेक्शन है वो 147, 151, 153, 158 और 109। A fires at B intending to kill him but misses। ए ने फायर किया, वो गोली चलाई किसके ऊपर? बी के ऊपर। उसका इरादा था बी को मारने का, लेकिन गोली मिस कर गई। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है अटेम्प्ट टू मर्डर अंडर सेक्शन 307 आईपीसी, और बीएनएस का सेक्शन 10। अगर गोली चलाई और व्यक्ति नहीं मरा, तो आपको अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा मिलेगी, जो मर्डर के इक्वल होती है। जैसे मर्डर में डेथ होती है, मतलब फांसी पर लटका देते हैं, तो अटेम्प्ट टू मर्डर में लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, उम्र कैद की सजा हो सकती है।
अकम्पलिशमेंट और कमीशन। जब भी आपने क्राइम को करने की कोशिश की और उसको क्राइम को पूरा कर लिया, तब क्या होगा? ये वो स्टेज है जहाँ पे क्राइम जो है पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है। आपने सारे एलिमेंट जो है क्राइम के वो पूरे कर दिए। तो यहाँ पे लीगल इम्प्लीकेशन ये कहती है कि जब ऑफेंडर सक्सेसफुली किसी क्राइम को परफॉर्म कर देता है, कमिट कर देता है, तो जो प्रोविजन ऑफ लॉ होते हैं, यानी कि उस क्राइम की जो ट्रायल होता है या प्रोविजन ऑफ लॉ जो होते हैं, वो इसमें एप्लीकेबल हो जाता है। तो जैसे ए ने जो है प्लान बनाया है बैंक को लूटने का और उसने सक्सेसफुली बैंक को लूट लिया, तो यहाँ पे क्राइम जो है वो कंप्लीट हो गया। जो गिल्टी है वो रॉबरी का है, जो सेक्शन 392 लगेगा BIPC का, और सेक्शन 309 लगेगा BNS का। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे इसके अंदर प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट? प्रिपरेशन सर उसकी प्लानिंग करना, और अटेम्प्ट उसको एग्जीक्यूट कर लिया हमने सर। हाँ, प्रिपरेशन वो स्टेज है जहाँ पे आप पूरी अरेंजमेंट कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, और अटेम्प्ट वो स्टेज है जहाँ पे आप फाइनली उस क्राइम को अटेम्प्ट कर देते हो, मतलब एग्जीक्यूट कर देते हो। जैसे राम ने एक बंदूक खरीदी, उसका इरादा था रहीम को मारने का, ठीक है, लेकिन उसने अभी कुछ किया नहीं है, तो ये प्रिपरेशन। जहाँ पर वो उसको मार देगा वो अटेम्प्ट हो जाएगा, मतलब मारने की कोशिश कर देगा। कोशिश में मर भी सकता है बंदा और बच भी सकता है। मान लो गोली जो है छू के निकल गई, या गोली अपने सही जगह लगी ही नहीं और वो इंजर्ड ही हो गया, मारा ही नहीं, तो वो अटेम्प्ट में आ जाता है। अब मुझे अगला बताएंगे कि व्हाट इज कमीशन? कमीशन ऑफ क्राइम क्या है? कमीशन ऑफ क्राइम क्या है और किसे कह सकते हैं? कमीशन ऑफ क्राइम में सर जो क्राइम किया ना, उसमें जो मतलब किसी को मारना था वो मार दिया, मतलब मेरे हिसाब से क्राइम फुलफिल हो गया उसमें। अटेम्प्ट में तो बच भी सकता है और मर भी सकता है, कमीशन में कमीशन हो जाए मेरे हिसाब से सर। मतलब जो काम आप करने जा रहे थे वो आपने कर दिया, तो उसे कहते हैं कमीशन। कमीशन का मतलब है एक्चुअल एग्जीक्यूशन, यानी कि जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी आप करने जा रहे थे आपने कर दी वो। अब कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं जो आपके APO के एग्जाम में पूछ लेता है। ये नाम के साथ मैंने दिए हैं यहाँ पर। पहला है आपका अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 1966 का है, सॉरी 61 का है। यहाँ पे इस केस के फैक्ट क्या है? यहाँ पे एक अपीलेंट है जो सबमिट करता है एक फॉर्ज एप्लीकेशन MA एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, झूठी एप्लीकेशन लगा देता है। यूनिवर्सिटी इसको डिस्कवर कर लेती है कि फॉर्जरी है और उसको इशू कर देती है एडमिट कार्ड, उसके बाद डिस्कवर करती है। यहाँ पे इशू किया वेदर द एक्ट अमाउंटिंग टू प्रिपरेशन और अटेम्प्ट टू कमिट द फ्रॉड, मतलब उसने एग्जाम दिया नहीं है अभी, उसका एडमिट कार्ड ही इशू हुआ और वो एग्जाम देते वक्त या उससे पहले ही पकड़ा गया। तो ये प्रिपरेशन में आएगा या अटेम्प्ट में आएगा? ये बताना है आप, बताइए। सर आएगा सर, तैयारी की है ना, एग्जाम दिया थोड़ी ना। तो कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, कि भाई वो एग्जाम तो दे ही नहीं पाया ना, उसे पहले ही पकड़ा गया, तो इसलिए ये प्रिपरेशन की सजा पाएगा। डिस्पैचिंग द फॉर्ज डॉक्यूमेंट अमाउंटिंग टू अटेम्प्ट टू कमिट द फ्रॉड। अब अगर एडमिट कार्ड लेकर वो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाए तो फिर वो अटेम्प्ट की सजा पाएगा। समझ रहे हो बात को? कोर्ट ने कहा कि अगर खाली उसने एप्लीकेशन दी और एडमिट कार्ड इशू हुआ तो ये प्रिपरेशन है, लेकिन जब एडमिट कार्ड उसके पास पहुंच गया और वो लेके सेंटर पे पहुंच गया और सेंटर पे पकड़ा गया तो फिर वो अटेम्प्ट कर रहा है, फिर वो अटेम्प्ट में सजा पाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि अटेम्प्ट में केवल और केवल प्रिपरेशन नहीं आता, अटेम्प्ट में फाइनल स्टेप आता है। मतलब फाइनल स्टेप का मतलब ये नहीं कि पेपर दे के सबमिट ही कर दो, उससे पहले की अगर कोई एक्टिविटी है तो वो भी फाइनल स्टेप ही है। ये क्लियर है केस। अगला केस है आपका RV प्रिंस 1875। हमारे पास बहुत सारे केस लॉज आज भी ऐसे पूछे जा रहे हैं जो बिफोर फ्रीडम के हैं। उसके पीछे रीजन आपको पता ही है कि IPC किसने बनाया था और कब बनाया था। कब बना था IPC और किसने बनाया था IPC? किसने कॉडिफाइड किया था IPC को?
इतना तो पता ही होगा। ब्रिटिशर्स ने किया था ना, अंग्रेज जी। सरकार ने बनाया था इंडियन पीनल कोड, 1872 में आया था ना, और और 1875 का ये केस है। तो इसलिए पुराने केसेस भी हमसे आज भी पूछ लिए जाते हैं। फैक्ट क्या है इसका? प्रिंस टूक अवे अ गर्ल बिलो 16 ईयर ऑफ एज। प्रिंस ने एक लड़की को भगाया जो 16 साल से कम उम्र की थी, बिलीविंग शी वाज 18, क्योंकि लड़की ने उसको झूठ बोल रखा था कि वो 18 साल की है, और उसने उसी विश्वास में उसको भगा लिया। उसने आर्ग्यू किया दैट हिज इंटेंशन वाज बोनाफाइड, कि उसकी इंटेंशन तो बोनाफाइड थी, यानी कि वो लड़की को गलत इरादे से नहीं भगा रहा है, वो उससे शादी करना चाहता है। उसको पता था कि इसके माँ बाप रेडी नहीं होंगे, लेकिन उसको ये भी पता था कि ये 18 साल। तो यहाँ पे इशू किसका इरेज हुआ? मेंसरिया का। मेंसरिया इसमें जरूरी चेक करनी पड़ेगी हमें। तो मेंसरिया क्या होती है बताइए? व्हाट इज मेंसरिया? बैड इंटेंशन सर। बैड इंटेंशन, वो जरूरी है। अगर बैड इंटेंशन नहीं है तो फिर सजा भी नहीं मिलेगी ना, फिर तो क्राइम ही नहीं किया। द कोर्ट हेल्ड दैट ऑफेंस वाज नॉट अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कोर्ट ने कहा भाई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तो नहीं है। प्रिंस बिलीव अबाउट द गर्ल्स एज वाज इररिलेवेंट। प्रिंस जो विश्वास करता था लड़की की एज की वो इररिलेवेंट है। ही वाज हेल्ड गिल्टी, लेकिन वो गिल्टी पाया गया। देखो लड़की ने झूठ बोला कि वो 18 साल की है, लेकिन प्रिंस ने उसको भगाया और वो 16 साल की है, तो उसको सजा इसी जुर्म की मिलेगी कि उसने एक माइनर लड़की को भगाया। ठीक है। अब क्वीन वर्सेस टॉल्सन 1889 का केस है ये भी। मिस्टर टॉल्सन रीमैरिड, मिसेस टॉल्सन ने रीमैरी की। बिलीव करा कि उसका जो हस्बैंड है हैज डाइड, उसका पहला हस्बैंड मर चुका है। कहाँ मर चुका है? शिप वर्क, यानी कि पानी के जहाज में कहीं दुर्घटना में मारा गया। लेकिन बाद में वो आ गया वापस। शी वॉज चार्ज्ड विद बायगैमी। अब वाइफ के ऊपर केस लग गया बायगैमी का। तो बताओ क्या ये केस सही है? बायगैमी लगना चाहिए? उसकी मेंजरिया नहीं थी सर, उसको पता नहीं था, उन्हें सोचा कि वो मर गया होगा। उसकी मेंसरिया को यहाँ पे चेक करेंगे तो उसकी मेंसरिया तो यही थी कि उसका हस्बैंड मर चुका है। जजमेंट आया कोर्ट का, रीजनेबल बिलीफ इन द डेथ ऑफ द फर्स्ट स्पाउस नेगेट द मेंसरिया, कि पहली बीवी को विश्वास था कि समुद्र के अंदर दुर्घटना में जो शिप गया डूबा उसके अंदर पति मर गया, और ये विश्वास करने के लायक भी है। तो इसलिए उसकी मेंसरिया तो नेगेटिव हो गई, मतलब इंटेंशन नहीं थी क्राइम करने की। तो मिसेस टॉल्सन कन्विक्शन वाज सेट असाइड, उसकी सजा को खत्म कर दिया गया गुड फेथ के साथ, कि उसने जो भी काम किया था वो गुड फेथ के साथ किया। अब ये नया टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा, इंचोइट क्राइम। इंचोइट क्राइम क्या होते हैं बताइए? ऐसे क्राइम जो कंप्लीट नहीं हो पाए, प्रिपरेशन में ही बंदे पकड़े गए। मान लो कि एक आतंकवादी घर में बैठ के कुकर बम बना रहा है और कुकर बम बनाते हुए पकड़ा गया। अभी उसने बम कहीं प्लांट ही नहीं किया, सिर्फ बना ही रहा था, अभी प्रिपरेशन में ही पकड़ा गया। तो उसे कहते हैं इंचोइट क्राइम, यानी कि इनकम्प्लीट या प्रिपरेटरी ऑफेंस। अभी वो ऑफेंस जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज में है। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्ट है वो फुली एग्जीक्यूट करेगा, बट इज अ पार्ट ऑफ चेन लीडिंग टू इट। मतलब बम बनाते हुए अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको वो आतंकवादी मान के पूरी सजा मिलेगी जो बम ब्लास्ट करने की मिलती है। लेकिन क्या चीज इसमें चेक करनी पड़ेगी हमें? बताइए क्या चेक करना पड़ेगा इसमें हमें? मतलब एक आतंकवादी को इनिशियल स्टेज पे पकड़ लिया जब वो बम बना रहा है, कमरे पे तैयारी कर रहा है कुकर बम बनाने की। जैसा भी फरीदाबाद वाला इंसिडेंट हुआ था ना, सोडियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहे थे वो लोग, 30-40-50 किलो सोडियम नाइट्रेट मिला, 300-400 किलो मिला। तो सोडियम नाइट्रेट तो बॉम्ब में इस्तेमाल हुआ था जो लाल किला ब्लास्ट हुआ था उसमें। तो यहाँ पर हमें क्या चीज चेक करना पड़ेगा जब इंचोइट क्राइम बनेगा? मतलब अभी तो हमने ऊपर पढ़ा कि प्रिपरेशन करने से सजा नहीं मिलती, मतलब प्रिपरेशन करोगे तो क्राइम की सजा नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे मिल रही है क्योंकि इंचोइट क्राइम है। तो हम यहाँ पे किस चीज से डर रहे हैं? बताइए किस चीज से डर रहे हैं? यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी हो रही है सर, आर्म्स एक्ट के तहत उसको सजा मिल सकती है। नहीं, यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर इंचोइट क्राइम है। भविष्य में होने वाले खतरे से डर लगकर हम सजा दे रहे हैं उसको। अगर वो कुकर बम बना लेता और उसको ब्लास्ट कर देता तो कितने लोगों की जान चली जाती। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका इरादा कैसा है। अगर उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का है, मेंसरिया गिल्टी है, मतलब गिल्टी माइंड है उसका इरादा है, तो ये जो पोटेंशियल हार्म है, भविष्य में होने वाला नुकसान, इसकी वजह से भी सजा मिल सकती है। इसे ही कहते हैं इंचोइट क्राइम।
क्राइम क्राइम सर और बम बना इंश्योर्ड रहा है क्राइम में तो यही फर्क है। इंटेंशन तो गलत होएगी सर, जब इलीगल अगर वो बम बना रहा है तो हाँ हाँ, इसमें तो सर और और उससे होने वाला पोटेंशियल हार्म भी बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा खतरा। खतरा है ना। तो तो इसीलिए इसीलिए इसे इसे इंश्योर्ड क्राइम कहते हैं। क्राइम क्राइम और इंश्योर्ड क्राइम में यही फर्क है, यहाँ पे फ्यूचर पोटेंशियल हार्म को देखा जाता है, भविष्य में होने वाले बड़े खतरे को देखा जाता है। तो तो बड़ा खतरा जो भविष्य में हो सकता है उसके लिए सजा आपको मिलेगी, प्रिपरेशन पे भी मिल जाएगी। वहाँ पे कानून ये कह के आपको नहीं छोड़ देगा आतंकवादी को कि भाई तू तो अभी प्रिपरेशन ही कर रहा था, तेरे को छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे प्रिपरेशन पे भी सजा मिलती है। इंश्योर्ड क्राइम में अबेटमेंट देखा जाता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी देखा जाता है और अटेम्प्ट, ये सारे इसके टाइप्स हैं। अब पहला अबेटमेंट, अबेटमेंट जो वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग क्या है? दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का मतलब हिंदी में, और थोड़ी सी सही हिंदी में बताएं तो आम बोलचाल की भाषा में, ये तो बिल्कुल खरी हिंदी बोल रही। उकसाना। उकसाना, प्रोत्साहन देना। ठीक है। एक बंदा था राम, वो रोज मोहन के घर जाता और उसको शाम के खिलाफ भड़काता, डेली बोलता कि वो तुम्हारे लिए ऐसा कह रहा था, वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता है, वो तुम्हें धमकी देता है। यहाँ पे दिन पर दिन राम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन राम ने अपने घर में से लठ उठाया और जाके शाम के सर पे मार दिया। तो यहाँ पर झगड़ा तो हुआ ही नहीं था राम और शाम का, लेकिन करवाया किसने, प्रोत्साहन किसने दे दिया? किसने दिया है प्रोत्साहन? कौन डेली उसको भड़का रहा था? वो जो दूसरा वाला पर्सन था वो उसको भड़का रहा था। जो मोहन था वो उसको रोज भड़काता था ना, डेली। तो अबेटमेंट। अभी एक बहुत फेमस केस आया था, बहुत दिन तक मीडिया में चला था। एक लड़के ने अपने मरने से पहले पूरी रिकॉर्डिंग की, कैसे उसकी बीवी उसको परेशान करती थी, कैसे उस दोनों माँ बेटियां उसको गाली देती थी फोन पे। तो हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था। अगर आपको याद होगा तो बेंगलोर का आईटी इंजीनियर था कोई, उसकी सैलरी बहुत बढ़िया थी, यस सर, है ना। तो वो भी अबेटमेंट है। दोनों माँ बेटी को पुलिस ने उठा के जेल में डाल दिया था, जबकि कई सौ किलोमीटर दूर थी वो उस मौत के टाइम पर। लेकिन फिर भी दोनों के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे, वो अबेटमेंट की वजह से लगे। इसे इंश्योर्ड क्राइम कहते हैं। क्राइम और इंश्योर्ड क्राइम में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको समझना होगा। यहाँ पे भविष्य में होने वाली फ्यूचर नुकसान को देखते हुए ये एक सजा हो जाती है। अब यहाँ पर भी डेफिनेशन है इसकी। अबेटमेंट रेफर करता है इंस्टिगेटिंग, एडिंग, कॉन्स्पायरिंग अनदर पर्सन टू कमिट अ क्राइम, किसी व्यक्ति के साथ षड्यंत्र का पार्ट बनना, उसको एड करना यानी कि उसकी हेल्प करना, और इंस्टिगेट करना, क्राइम करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बीएनएस का सेक्शन 45 है और आईपीसी का सेक्शन 107 है जो डेफिनेशन देता है अबेटमेंट की। फिर सेक्शन 46 अबेटर को डिफाइन करता है, यानी कि आईपीसी का सेक्शन 108। ये जो अबेटर होता है ये कौन है? राम, मोहन और श्याम में अबेटर कौन है? मोहन है, उकसाने वाला सर। अब सेक्शन 49 से लेकर 60 कहता है पनिशमेंट और लायबिलिटीज ऑफ अबेटर। अबेटर को क्या पनिशमेंट मिलेंगी, क्या लायबिलिटीज मिलेंगी, ये आपको याद रखना। ये एलिमेंट इंश्योर्ड क्राइम पूछ सकता है आपसे, क्योंकि डिफरेंट तरह की चीज है जो हम जल्दी से जब पेरेंट पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते। इंस्टिगेशन, एनकरेजिंग अनदर पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस, किसी दूसरे व्यक्ति को एनकरेज करना, क्राइम करने के लिए प्रोत्साहित करना। कॉन्स्पिरेंसी करना, षड्यंत्र रचना। engaging in a plan or agreement to commit an offense, aiding, assisting in committing the offense. ऑफेंस करने के अंदर हेल्प करना, असिस्ट करना, एड मतलब हेल्प होता है, तो वो भी क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाती है, सजा मिलेगी। सेक्शन 45 डेफिनेशन देता है अबेटमेंट की। अ पर्सन अबेट द डूइंग ऑफ अ थिंग इफ दे, एक पर्सन को अबेट किया जाता है कुछ काम करने के लिए जो इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, किसी व्यक्ति द्वारा उसको इंस्टिगेट करना, लगातार पुश करना उस काम के लिए। इंगेज इन द कॉन्स्पिरेंसी, षड्यंत्र में शामिल होना। वन और मोर पर्सन, एक से ज्यादा व्यक्ति, डूइंग ऑफ दैट थिंग एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक प्लेस इन
परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेंसी। इंटेंशनली इंटेंशनली अगर हम बात करें तो तो जहाँ पर भी आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं किसी भी इलीगल एक्टिविटी के अंदर, वहाँ पर आप अबेटर का रोल प्ले कर रहे हैं, अबेटमेंट का पार्ट है। अब अबेटमेंट के टाइप्स कितने हैं? जब भी हम किसी को क्राइम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो उसके अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन का मतलब होता है बहस करना, प्रवोक करना, इनकरेज करना। किसके लिए सब काम कर रहे हैं? क्राइम के लिए। जैसे इसका पहली एक्सप्लेनेशन है, अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और विलफुल कंसीलमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट विच दे आर बाउंड टू डिस्क्लोज। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के किसी चीज की गलत व्याख्या कर रहा है, गलत सूचना दे रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, इस इरादे से दे रहा है कि आपका उसके साथ झगड़ा हो, ये वॉलंटरी होना चाहिए। और प्रोक्योर्स अटेम्प्ट टू कॉज ऑफ प्रोक्योर और थिंग्स टू बी डन इज सेड टू इंस्टिगेट। ये सारी चीजें प्रोत्साहन में आ जाती है। इंस्टिगेशन मतलब प्रोत्साहन कर देना, मतलब भड़काना, उसमें आ जाती है। तो जब कोई व्यक्ति गलत इरादे से आपको गलत बातें बता रहा है, झूठी खबरें बता के प्रोत्साहित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, एग्रेशन को बढ़ा रहा है आपके, कि आप दूसरे व्यक्ति को जाके नुकसान पहुंचाएं। अब इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एक पब्लिक ऑफिसर है जो अनऑथराइज बाय द वारंट फ्रॉम द कोर्ट टू अप्रेहेंड जेड। तो जेड को गलत तरीके से उसने कोर्ट का वारंट बता के अरेस्ट किया, रोक लिया। बी नोइंग दैट सी इज नॉट जेड। बी को पता था कि सी जो है वो जेड नहीं है। मान लो कि एक पुलिस वाला आया, उसने घर पूछा, बी मिल गया उसको रास्ते में। बी से पूछा भाई सी का घर कौन सा है? अब बी का जो था वो जेड से झगड़ा चल रहा था, तो बी ने गलत घर बता दिया, जेड वाला घर बता दिया कि यही सी का घर है और इसमें तुम चले जाना। और जो व्यक्ति आएगा, जो घर का सबसे एल्डर मेंबर होगा, वो अपने आप को जेड बोलेगा, लेकिन तुम जेड मत मानना, उसको सी मान के अरेस्ट कर लेना, क्योंकि वही सी है, वो झूठ बोल रहा है। अब पुलिस वाले को तो ये विश्वास हो गया, वो गया उस घर के अंदर, उसने जेड को पकड़ा सी समझकर और अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो ए है वो बिल्कुल अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, लेकिन सी क्या कर रहा है? यहाँ पे सी कॉन्स्पिरेंसी कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, जानबूझ के ए को फंसा रहा है, ए को बंद कराने की कोशिश कर रहा है, सॉरी जेड को बंद कराने की कोशिश कर रहा है। और किसकी जगह? सी की जगह। तो यहाँ पे कौन है कॉन्स्पिरेटर? कौन है षड्यंत्रकारी? कौन है बताइए? ए है, बी है, सी है या जेड है? कौन है यहाँ पे षड्यंत्रकारी? षड्यंत्रकारी बी को पता था कि ये सी नहीं है, जेड है, लेकिन फिर भी उसने पुलिस वाले को झूठ बोला ना कि वो जेड है। वो अपने आप को जेड बोलेगा, लेकिन वो जेड नहीं, वो सी है। तुम उसको जेड मत मान लेना, तुम उसको अरेस्ट कर लेना। तो कौन है कॉन्स्पिरेटर, षड्यंत्रकारी? वो बी है, जो झूठी जानकारी देके पुलिस वाले को भड़का रहा है, और इस तरीके से भड़का रहा है कि हर परिस्थिति में जेड जो है वो अरेस्ट हो जाए। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेंसी के थ्रू अबेटमेंट करना। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो दो पार्टी के या पर्सन के बीच में होता है, जो किसी क्राइम को करने जाते हैं। ये एक तरह से इलीगल ओमिशन है, मस्ट टेक प्लेस इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेंसी। यहाँ पे हम कॉन्स्पिरेंसी के होने को समझते हैं। मतलब जब दो व्यक्ति मिलकर किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र करते हैं तो वो कॉन्स्पायर यानी कि कॉन्स्पिरेटर कहलाते हैं। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी क्या? कॉन्स्पिरेंसी जो होता है, इसके लिए कोई एग्रीमेंट हो, ये सफिशिएंट है। यहाँ पे दो व्यक्ति होते हैं जो अबेट करते हैं या किसी गलत काम को करने के लिए उत्साहित करते हैं, तो कॉन्स्पिरेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। अबेटमेंट बाय इंटेंशनल, यहाँ पे इंटेंशनली मदद की जा रही है। क्यों मदद की जा रही है? ताकि क्राइम कमिट हो सके, ठीक है, या कोई गलती करे, वो उसको गलती करने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, आइदर पीरियड टू और द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एक्ट। क्राइम होने से पहले या क्राइम होने के टाइम पर, एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन। कोई भी चीज जो क्राइम होने से पहले या क्राइम के टाइम पे मदद कर रही है क्रिमिनल एक्टिविटी करने में, तो उसे हम फैसिलिटी कहेंगे, कमीशन में हेल्प करेंगे, और इसके लिए उस हेल्प करने वाले व्यक्ति को सजा मिलेगी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए जो है वो अबेटर है, वो प्लान करता है, सेट अप बिल्डिंग ऑन फायर, एक बिल्डिंग में आग लगा देगा।
अबर्ट अबर्ट अबेट्स अबेट्स बी, जो बी है जो वो बी है वो ऑफेंडर ऑफेंडर है है जो ऐसा करेगा। करेगा। ए ने ए ने ओपन किया डोर ओपन किया ताकि बी डोर को ताकि रास्ता बी मिल को जाए रास्ता एंट्री मिल जाए करने एंट्री का। करने का। ए ए ओपनिंग द डोर इज अटेम्प्ट बाय एडिंग, मतलब ए ने कहा कि इस बिल्डिंग को जलाना है, उसने जलाने के लिए बी को बोल दिया और और बी को हेल्प करने के लिए उसने मेन मेन गेट खोल दिया ताकि बी आराम से अंदर आए और बिल्डिंग में आग लगा दे। तो यहाँ पे मेन सजा किसको मिलेगी, ए को या बी को? ए को। ए को मिलेगी। तो तो ए क्यों? क्योंकि ये अबेटर है, मेन काम तो वही कर रहा है ना सारा। अगला अगला अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, इसका एक एग्जांपल, ए ने बी को कहा आई विल रिवार्ड यू इफ यू किल सी, मैं तुम्हें इनाम दूंगा अगर तुम सी को मार दोगे। तो बी ने जाके सी को मार दिया। अब अब यहाँ पे सजा किसको मिलेगी, ए को, बी को, या सी तो मर ही चुका है, उसको छोड़। किसको सजा मिलनी चाहिए, ए को या बी को? ए को सर। बी को साथ ए को भी, ए को भी मिलेगी। ए को भी मिलेगी। क्यों मिलेगी ए को? क्योंकि ए इज द अबेटर। ए ने बी की तो कोई दुश्मन थोड़ा थी सी की, लेकिन ए ने कहा ना उसको कि भाई मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा या कोई रिवार्ड दूंगा अगर तुम उसको मार दोगे। तो यहाँ पे दोनों को सजा मिलेगी, ए को भी और बी को। अब अब अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेंसी, षड्यंत्र करके किसी को उकसाना। ए ने और बी ने एग्री किया कि वो बैंक लूटेंगे। ए ने प्लान बना दिया बैंक लूटने का, बी ने उस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया और बैंक लूट लिया। अब बताओ कि यहाँ पे गिल्टी पर्सन कौन है, बैंक लूटने की सजा किसको मिलेगी? ए एंड बी दोनों को मिल जाएगी। अटेम्प्ट बाय एडिंग, मदद लेना, मतलब किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को पूरा करने में किसी की मदद लेना। ए नोज द बी प्लान टू स्टील फ्रॉम शॉप, ए को पता था कि वो दुकान में चोरी करना चाहता है, बी जो है। ए ने फिर भी उसको टूल्स प्रोवाइड किए ताकि वो शॉप को ब्रेक कर सके, जैसे ताला तोड़ने के लिए हथौड़ा दे दिया या ताले की कोई चाबी प्रोवाइड कर दी या किसी और तरह का कोई रास्ता दे दिया शॉप में एंटर करने का। ए अबेटेड बाय एडिंग, तो यहाँ पे ए तो अबेटर हो गया, उसको अबेट करने की सजा मिलेगी और बी को चोरी करने की। बीएनएस का सेक्शन 46 जो अबेटर के लिए लिखा हुआ है, अ पर्सन अबेट एन ऑफेंस, एक पर्सन अबेट करता है ऑफेंस को। अबेट का मतलब होता है ऑफेंस को कमीशन करना, यानी कि ऑफेंस को लागू कर देना, उसका हो जाना। तो कमीशन ऑफ एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, कमीशन किसी भी एक्ट का जो ऑफेंस है कमिटेड बाय द पर्सन कैपेबल बाय लॉ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन नॉलेज एज दैट ऑफ अबेटर। अब अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखें अंडर सेक्शन 46 एक्सप्लेनेशन 1, तो अबेटमेंट जो है एक इलीगल ओमिशन है, जो एक्ट है अमाउंट टू एन ऑफेंस, जो है ऑफेंस होता है जो अबेटर इज नॉट बाउंड टू ड्राइव, जो अबेटर को बाउंड नहीं करता। मतलब यहाँ पर उकसाने वाले व्यक्ति को तभी सजा मिल सकती है जब उसके उकसाने से कोई एक्ट परफॉर्म हो जाए। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है अबेटर की। तो अबेटर कौन पर्सन होता है ये बताएंगे थोड़ा सा। हु इज अबेटर? कौन है अबेटर? जो उकसाता है सर सामने वाले इंसान को किसी से झगड़ा करने के लिए या क्राइम को कमिट करने के लिए, जो किसी दूसरे पर्सन को उकसा रहा है किसी क्राइम को करने के लिए या उसके थ्रू वो क्राइम करवा रहा है। तीसरा जो क्राइम में हेल्प कर रहा है, एड कर रहा है, वो भी अबेटर है। ये सब लोग जो हैं सेम सजा के जो है वो गुनेगार, मतलब सेम टाइप की इनको पनिशमेंट मिलेगी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट, ये जरूरी नहीं है कि अबेटर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे किसी क्राइम में। बताओ जरूरी है? जरूरी नहीं है। नो सर। तो ये जरूरी नहीं है कि क्राइम करने वाला और सॉरी अबेटर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। हाँ वो एड जरूर करेगा, वो हेल्प करेगा। तो पर्सन वो भी गिल्टी इंटेंशन के साथ, गिल्टी नॉलेज के साथ, मेंस रिया गिल्टी के साथ किसी व्यक्ति की क्राइम में हेल्प करता है। तो मान लो कि ए जो था वो किसी चाइल्ड को किडनैप करना चाह रहा था, किसी बच्चे को किडनैप करके एक्सटॉर्शन मांगना चाह रहा था उसके पेरेंट्स से। अब बच्चा कब घर से जाता है, कब घर आता है, कहाँ जाता है, कितने बजे, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको उसका फ्रेंड सी देता है। और सी को भी ये पता है कि इस जानकारी के साथ ही वो उस बच्चे को किडनैप कर लेगा, उसको उठा लेगा और उससे एक्सटॉर्शन मांगेगा।
यहाँ तक कि इसमें कोई ऑफर नहीं था, मतलब सी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको कुछ मिलने वाला नहीं था, कोई हिस्सा नहीं था उसके अंदर कि भाई मैं इसके पिताजी से 2 लाख या 20 लाख ले लूंगा तो उसमें 10% तुम्हें देती हूँ। सी का कोई हिस्सा नहीं। तो क्या वहाँ पर सी लायबल होगा, सी अबेटर कहलाएगा और उसको भी सजा मिलेगी, यस सर। जबकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं हो रहा तो भी मिलेगी। और रीजन क्यों मिलेगी बताइए? क्योंकि वो हेल्प कर रहा है उसमें। हाँ, क्योंकि वो एड कर रहा है, एड करने से भी सजा मिलती है। ये अबेटर वाला इंचॉइट क्राइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें फंसा देता है एग्जाम में आपको एमसीक्यू के अंदर। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, चाहे उसको क्राइम से कुछ डायरेक्टली मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो या ना हो, हाँ वो कॉन्स्पिरेंसी कर रहा हो, वो भड़का रहा हो, वो क्राइम में मदद कर रहा हो और ये जानते हुए मदद कर रहा हो कि भाई वो क्राइम करने जा रहा है। इलिस्ट्रेशन है इसकी, जैसे ए ने बी का मर्डर करना है, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, नहीं ए बी को भड़का रहा है कि तुम सी का मर्डर कर दो, बी ने मना कर दिया मर्डर करने से, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग, क्या अब भी उसको मर्डर की सजा मिलेगी? नो सर। जब क्राइम कमिट नहीं हुआ प्रिपरेशन में सजा मिलेगी, तो मिलेगी इंचॉइट क्राइम में। ये तो बात अलग थी कि भी भड़का नहीं और उसने मारा नहीं, लेकिन पूरी प्लानिंग तो की ना इन्हें, तो यहाँ पे ए को सजा मिलेगी। क्योंकि हम अभी क्राइम नहीं पढ़ रहे, अभी हम इंचॉइट क्राइम पढ़ रहे हैं। इंचॉइट क्राइम में फ्यूचर के खतरे को देख के भी सजा मिल जाती है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994। यहाँ पे एक केस है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ अबेटमेंट की बात करता है कि अबेटमेंट की परिभाषा क्या है आईपीसी के अंदर, क्योंकि बीएनएस तो अभी आया ना, तो आईपीसी की परिभाषा ही चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया कि जो अबेटमेंट है वो एड है, मतलब मदद है, असिस्ट है, हेल्प करना है, कमांड देना है, प्रोसीजर है, इंड्यूस है, एनकरेज है किसी दूसरे पर्सन को क्राइम करने के लिए। ये सारी चीजें जो है अबेटमेंट में आती हैं। इनमें से कोई एक भी पूरी हो जाए तो आप अबेटर हो गए और आपको सजा मिलेगी, चाहे क्राइम हुआ या नहीं हुआ। इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? कोर्ट कहती है कि एम्फसाइज दैट मैनी क्राइम वुड बी इम्पॉसिबल, बहुत सारे क्राइम ही खत्म हो जाए अगर इस तरह के लोग ना रहे, मतलब ये भड़काने वाले लोग ही ज्यादा क्राइम करवाते हैं। अगर इनको ही रोक दिया जाए तो क्राइम होने ही बंद हो जाए। तो अबेटमेंट जो है वो इंटेंशनल असिस्टेंस होता है, मतलब जानबूझ के आप उसकी मदद कर रहे हो, आपको पता है कि वो क्राइम करने जा रहा है फिर भी आप उसकी मदद कर रहे हो। अब क्या अबेटमेंट में मेंसरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब जरूरी है मेंसरिया चेक करना अबेटमेंट में कि नहीं है? तो कोर्ट ने कहा कि जो गिल्टी माइंड है वो जरूरी एलिमेंट नहीं है, लेकिन वो सब्सटेंटिव एलिमेंट है। मतलब उसको आप ये देख सकते हो कि भड़काने वाले की नीयत के पीछे क्या राज छिपा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उसका कोई राज नहीं है तो उसको सजा नहीं मिलेगी, सजा फिर भी मिल जाएगी। अबेटर को सजा मिलती है विदाउट मेंसरिया भी। अभी एक और केस है इसका, कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988। यहाँ पे केस इन्वॉल्व है जहाँ पे हम बात करेंगे अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेंसी के थ्रू अबेटमेंट, सेक्शन 107 आईपीसी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की बात करता है, और ये 120A आईपीसी भी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ना बीएनएस का सेक्शन नहीं लिखा है, तो वैसे तो मैं ठीक कर लूंगा। अगर आप इसको नोट कर रहे हो तो आप इसको ठीक कर लेना, बीएनएस का सेक्शन लिखना है ना इसके अंदर। तो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेंसी का मतलब है षड्यंत्र का एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना, षड्यंत्र में पूरी तरह शामिल हो जाना। क्रिमिनल अगर आपने कोई इलीगल एक्ट नहीं किया है, लेकिन इलीगल एक्ट करने में आप जो है प्रोत्साहन कर रहे हैं, एड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेंसी में क्या फर्क है? अब आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेंसी? अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेंसी में क्या डिफरेंस है? मतलब षड्यंत्र और अबेटमेंट, इन दोनों में क्या अंतर है? सर कॉन्स्पिरेंसी में तो मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, अबेटमेंट सिंगल भी कर सकता है। हाँ, कॉन्स्पिरेंसी का मतलब होता है षड्यंत्र करके किसी को भड़काना, उकसाना,
मतलब उसकी नीयत शुरू से गलत होती है दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कुछ गलत करवाने की। और जो अबेटमेंट है उसमें आप प्रोवोकेशन कर रहे हो, मतलब एक दूसरे व्यक्ति को उस क्राइम को करने में मदद कर रहे हो या हेल्प कर रहे हो, ठीक है, प्रोवोकेशन दे रहे हो खाली। तो ये मिलते जुलते चीजें लगती हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है इसके अंदर। अबेटमेंट कॉन्स्पिरेंसी के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन कॉन्स्पिरेंसी के थ्रू अबेटमेंट नहीं हो सकता। अबेटमेंट से कॉन्स्पिरेंसी आ सकती है, लेकिन कॉन्स्पिरेंसी से अबेटमेंट आ जाए ये नहीं। अब कॉन्स्पिरेंसी भी है, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी होनी जरूरी है, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी होगी तभी। जैसे चुगली करते हैं ना, औरतें चुगली करती हैं, तो चुगली करने को भी कॉन्स्पिरेंसी कहते हैं, लेकिन वो चुगली को सजा नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी ही पनिशेबल है। सेक्शन 49 कहता है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ एन एक्ट अबेटेड टू कमिट इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड टू इट्स पनिशमेंट। जहाँ पर आईपीसी या बीएनएस में प्रॉपर प्रोविजंस ना हो, कोई धारा सेक्शन डिफाइन ना हो, वहाँ पे अबेटमेंट की पनिशमेंट को अप्लाई करके सजा दी जा सकती है। तो whoever object any offence shall, if the act abated to commit in the consequences of abatement। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन प्रोविजंस की जो संहिता के अंदर एब्सेंस है या संहिता के अंदर है ही नहीं। संहिता मतलब भारतीय नागरिक संहिता, उसके अंदर है ही नहीं, तो वहाँ पे हम अबेटमेंट के थ्रू पनिशमेंट दे सकते हैं जो पनिशेबल ऑफेंस है उसके लिए। तो ये हमने अबेटमेंट वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक तक आज कंप्लीट कर लिया। अब इसकी जो अगली क्लास हम करेंगे उसमें इसको आगे बढ़ाएंगे। कोई आपका डाउट हो, कुछ और आपको क्लास के इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं, नहीं तो हम थोड़ी देर में फिर इसकी रिकॉर्डिंग क्लोज करके आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा क्लास की। बताइए कोई और सजेशन किसी का? कोई सजेशन नहीं है तो फिर हम क्लास में कंप्लीट करें।